मुश्किल होता है अपनी स्टोरी को बयान करना, लेकिन ये पिछले 40 वर्ष जो मैंने हॉर्टिकल्चर में डेडिकेट किए, मैं उसकी कुछ सूक्ष्म कुछ बातें बताऊंगा। शायद वो नई जनरेशन, यंग जनरेशन के लिए इंस्पायरिंग हो, तो यही उसकी सार्थकता होगी। मैंने अपना हायर सेकेंडरी दिल्ली से किया था। करने के बाद मेरा प्री मेडिकल टेस्ट होते हैं, उस समय पीएमटी बोलते थे, सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन मेरा गांव, मेरा पालना यही उत्तराखंड की देवभूमि में हुआ। जब मैं वापस लौटा अपने गांव, तो मेरे फादर मदर ने बोला, माता पिता बोले, अच्छा अब तुम नौकरी करोगे तो इधर उधर जाओगे, और इतने साल हमने यहाँ पे गांव में काटे, इसकी तरफ तो देखोगे नहीं। तो मुझे लगा ये कुछ गलत हो गया। बहुत लोग इस काम को कर सकते, लेकिन गांव की तरफ देखने का कमिटमेंट मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं गांव में रहूंगा और कुछ करता रहूंगा। अब कुछ करने की शुरुआत जैसे ही हुई, तो मुझे लगा ये गेहूं, धान, चना ये सब उगाते हैं लोग, और मैंने उसको स्टडी भी कर लिया बहुत जल्दी कि इसमें 2000 1500 रुपये उस समय मिलते थे। यानी कि ये मैं 80 की बात बता रहा हूँ, 1980 की। तो मुझे लगा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें फार्मर इनकम कम से कम 10 to 20 टाइम्स तो हो जाए, तभी तो गांव में रहने का कोई मजा होगा। तो मैंने कैलकुलेट किया फटाफट, तो मुझे लगा यार ये पपीते की खेती हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि पपीते का अगर एक पेड़ 20 किलो भी फल दे देगा, और 500 पेड़ हैं, 1000 किलो हो जाएगा, और 2-4 रुपए भी बिका तो बहुत पैसे आ जाएंगे। तो मुझे लगा यार ये तो इनकम जनरेटिंग क्रॉप है। मैं गया यूनिवर्सिटी भी, मैंने कहा मैं पपीते की खेती करना चाहता हूँ। तो मुझसे बोले सब वैज्ञानिक, बोले ट्रॉपिकल होता है पपाया, ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन में नहीं होगा, आप घर में उगा लो कोई बात नहीं है, लेकिन कमर्शियल स्केल पे नहीं कर सकते। मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रूट क्रॉप्स हैं जो कि टेम्परेट भी हैं और ट्रॉपिकल भी हैं। अंगूर को देखो आप, गर्म भी होता है। संतरा देखो, माल्टा पहाड़ों में कितना होता है। अंगूर भी जहाँ बर्फ है वहां भी होते हैं। यानी एक ही क्रॉप है, लेकिन हर लोकेशन में वो सेट होती है। तो मुझे लगा इसके लिए तो क्रॉस ब्रीडिंग करना पड़ेगा। तो क्रॉस ब्रीडिंग की तरफ बढ़ गया, डॉक्टर हरिराम से मदद लिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ। लेकिन जब मैंने शुरू किया और हिंदुस्तान में जितनी प्रजातियां थी उनका एक कलेक्शन कर लिया, बाहर से भी कुछ मंगा लिया, और जब हमने क्रॉस ब्रीड किया तो बहुत सारे सेग्रीगेटेड कैरेक्टर बाहर आ गए। जब वो सेग्रीगेटेड कैरेक्टर बाहर आ गए तो मैं गया भागा भागा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत सारे कैरेक्टर आ गए। बोले हाँ आप सही जा रहे हो, अब सिमिलर कैरेक्टर्स को इनब्रीड करो, क्रॉस करो। तो सिमिलर कैरेक्टर्स के ग्रुप बना के, इनको कहते हैं स्ट्रेन लाइन्स। तो हमने स्ट्रेन लाइन्स क्रिएट करना शुरू कर दिया। 70 स्ट्रेन लाइन्स उस समय बना दी थी मैंने। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मिल गए जो कि एडवर्स क्लाइमेट यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी खूब अच्छे पत्ते खिले हुए और कोल्ड इंजरी का निशान नहीं था। तो मुझे लगा ये तो हो गया पहला सक्सेस। उसके बाद बहुत सारी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, गुणा भाग गणित, मैंने कहता हूँ कि ये जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रोनॉमी है, ये गणित भी है, ये आप आपका विजन भी होना चाहिए, आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए, और टेक्निकल भी होना चाहिए, और प्रैक्टिशनर भी होना चाहिए। तो अब देखो कमाल निकलता है। तो अगर ऐसा करना शुरू किया तो हमने फिर ये ड्वार्फ पपाया को ड्वार्फ भी कर दिया ब्रीडिंग से, इस क्लाइमेट में अडॉप्टिव भी कर दिया, बहुत रिकॉग्नाइज भी हो गया। इंडिया टुडे वालों ने कवर स्टोरी छाप दिया, पपाया मैन ऑफ इंडिया भी कहने लगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पूरे उत्तर भारत में जो कि कमर्शियल खेती नहीं होती थी पपाया की, वो शुरू हो गई, और हजारों किसानों ने इसे अडॉप्ट कर लिया। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया मोमेंट था, और मुझे लगा ये सक्सेस हुआ है। उसके बाद ऐसे ही जर्नी में आगे बढ़े तो मेरा सिलेक्शन एफएओ में हो गया था, एफएओ और इंडिया गवर्नमेंट से। ऐसे 4-5 लड़के छांटे थे उन्होंने यंग, जो कि एक्सपोजर के लिए नीदरलैंड चले गए। हम लोग नीदरलैंड में गए। नीदरलैंड में जब एक्सपोजर और भी ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि वहां तो रोबोटिक खेती हो रही थी, और वहां पूरी की पूरी ऑटोमेशन बेस्ड खेती हो रही थी, आर्टिफिशियल क्लाइमेट में खेती हो रही थी, आर्टिफिशियल मीडिया में खेती हो रही थी। एक खेत तो मैंने ऐसा देखा जिसमें एक दिन में 10,000 लेट्यूस क्रॉप लगती है, और 10,000 हार्वेस्ट हो रही है 62वें दिन। तो 62 टेबल लगे हुए हैं, हर टेबल पे हर दिन का अलग अलग वर्किंग हो रहा है। सेम डे 10,000 लग रहे हैं, और सेम डे 10,000 पैक हो रहे हैं और हार्वेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगा इस बंदे ने, मैं पूरी अपनी टीम का लीडर भी था, तो मुझे लगा इस बंदे में बहुत काबिलियत है, ये बड़ी परफेक्शन है, क्योंकि क्लाइमेट को पूरा कंट्रोल किया हुआ है। इसमें क्लाइमेट में जो गैसेस रेशियो है उसको, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट लक्स, सब कंट्रोल है। सॉइल में ईसी, पीएच, सॉइल में मॉइस्चर लेवल, सॉइल की पोरोसिटी, सब कंट्रोल्ड है।
और अगर इतना कंट्रोल करें तो हमारे हाथ में हम जब मर्जी लगाएं, जब मर्जी हार्वेस्ट करें। ये ऐसा पॉइंट था जो मुझे लगा कि हमारी जो यंग जनरेशन है, वो यंग जनरेशन इस टेक्नोलॉजी को फटाफट पकड़ेगी। अभी तक मैंने बहुत सारे टॉक दिए, उस समय कृषि दर्शन आता होगा, आपको याद है, तो उसमें में बहुत टॉक होते थे, धोती पहना के डंडा लगा के खड़ा करते थे कि बैठो, किसान जैसे दिखो। तो मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम किसान जैसे दिखें, ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो युवा वर्ग जो आ रहा है खेती करने, वो बजाय टेक्सटाइल में जाने के, कार बनाने के, एग्रीकल्चर करे ना। ट्रिमेंडस पोटेंशियल एग्रीकल्चर में है, ये मैंने वहां से देखा। और आते ही जब मैंने यहाँ डिस्कस किया, यहाँ आर.एस. टोलिया जी उस समय होते थे चीफ सेक्रेटरी, आपको भी याद होगा, जो उत्तराखंड के लोग हैं। तो उन्होंने कहा सुधीर, दिस इज वंडरफुल समथिंग बट यू हैव सीन, यू जस्ट स्टार्ट एन वेंचर विद कुमाऊं मंडल विकास निगम। और मुझे कुमाऊं मंडल विकास निगम का बोले ग्रांट ले लो, पार्टनरशिप कर लो, कुछ कर लो। मैंने कहा जी मेरे को पार्टनरशिप ही करा दो। मैंने भी बराबर इन्वेस्ट किया, कुमाऊं मंडल ने भी किया, और हमने प्लांटेस एग्रोटेक एस्टेब्लिश कर दिया। और उस समय 1993 में हम लोग 200 पॉली हाउसेस लगा चुके थे, जबकि पॉली हाउस को कोई जानता नहीं था। लेकिन उन 200 पॉली हाउस से वो किसानों में जो एनर्जी का लेवल आया और जो न्यूज में, खबरों में, हेडलाइन में छपने लगा, वो छा गया और पूरे कुमायूं में ये ग्रीन हाउस रिवोल्यूशन आ गया। अब फिर उन्होंने मुझे बुलाया, एटीआई में भी होते थे वो, उन्होंने बोला एटीआई में आओ यार, कोई ऐसी बात बताओ जिससे हम पूरे एकदम बदल दें पूरे उत्तराखंड को। मैंने कहा सर छोटी सी पॉइंट है, अगर आप कर सको तो। बोले क्या? बोले सर ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के पास सारी स्कीम्स में ग्रांट है, आप इसके ऊपर मैचिंग ग्रांट कर दो। तो उन्होंने बोला हाँ इसमें तो पैसा तो लगे। मैंने सर पैसा तो तब लगेगा जब लोग आएंगे, और अगर लोग आएंगे तो फिर आप विड्रॉ कर लेना। बोले यार दिस इज वेरी गुड। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम हुआ था उत्तराखंड में, जबकि हम मैचिंग ग्रांट की तरफ चले गए थे। और फिर चाहे सब्जी उगाओ, पॉली हाउस लगाओ, कुछ जितना पैसा एनएचबी देता था उतनी पैसा स्टेट ने दे दिया। मैंने इसलिए बताया कि ये छोटे से जो नीति होती है ना, पॉलिसी मेकिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्रीकल्चर में। जब हमने इस काम को किया उसके बाद, क्योंकि मेरे तो कम से कम 50 ट्रिप बाहर लगे होंगे, जब मैं दोबारा गया तो मैंने देखा फ्लोरिकल्चर इतना बढ़िया हो रहा है और आर्टिफिशियल मीडिया में हो रहा है। तो मैंने लिलियम की क्रॉप को शुरू कर दिया। लेकिन लाए क्या, बल्ब उन्हीं से खरीदो, लिलियम में ग्लैड भी, ट्यूलिप भी उन्हीं से खरीदो, सब कुछ उनसे खरीदो। मैंने कहा नो, नॉट गोइंग लाइक दिस, हमें सीखना पड़ेगा। फिर मैं सीखने की कुछ ट्रिप लगाए, एक आदमी सब बातें नहीं बताता, अलग अलग लोगों से मिला के असेंबल करके हमने फ्लावर बल्ब फोर्सिंग टेक्नोलॉजी सीख ली। और वो सबसे इंपॉर्टेंट था। जैसे ही हमने सीखा, हमने हजारों लाखों में बल्ब बनाने इंडिया में शुरू कर दिए, और वो पूरी वैली फ्लावर वैली में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह ट्यूलिप में किया, तो आपको पता होगा यहाँ उत्तराखंड का जो बेस्ट ट्यूलिप गार्डन बना, तो वो आपने देखा होगा मुंशियारी में, तो वो मुंशियारी ट्यूलिप गार्डन में कन्वर्ट हो गया और फिर बहुत बड़ा एप्रिसिएशन हुआ। ये छोटे से चीज़ों की देन हुई। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा काम हुआ वो ये कि एक बार मैं नीदरलैंड में ही डाइक पे चल रहा था। डाइक माने वो एक हाईवे होता है जिसमें समुद्र तो ऊपर है लेकिन कल्टीवेशन नीचे होता है। तो वो ऐसी बहुत सारी जगह है नीदरलैंड में जो सी लेवल से बिलो हैं, तभी वहाँ पे एम्स्टरडैम, रॉटरडैम डैम बने होते हैं, तो उससे काम चलता है। और मुझे लगा दूर से कि ये टमाटर की कोई क्रॉप है भी। तो मैंने कहा, यान मेरे साथ था, मैंने कहा यान दिस सीम्स टू बी ए टमाटो, इंडिटर्मिनेट टोमेटो क्रॉप। ही सेड नो सुधीर, दिस इज एप्पल। मैंने कहा देन स्टॉप इट, आई मस्ट सी। मैं गया, उसको देखा। जैसे ही उसको देखा तो मुझे ये लगा कि यस, दिस टेक्नोलॉजी को मैं अभी लेके इंडिया जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने उस बंदे के हाथ पैर जोड़ लिए। मैंने कहा चलो। उसने उस समय गिल्डर चलते थे, 120 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके ऐसे 25-26 लाख रुपए मैंने दे दिया हार्ड अर्न। मैंने कहा इंडिया आ जाओ, और वो इंडिया आया और हमारे साथ 2 साल रहा। उसने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया। लेकिन जैसे ही मैं इटली गया, उन्होंने कहा हाँ मिस्टर चड्डा, ऑलवेज यू टॉक अबाउट द ओल्ड Dutch technologies, now we started the tall spindle method। तो बोले tall spindle is more interesting। मैंने जब वो शुरू किया तो रिवॉल्यूशन आ गया। और जब मैं इतना काम कर चुका था और मैंने कश्मीर के, हिमाचल के और यहाँ के किसानों को, कभी किसी के सपने में भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिस्टम नहीं था उस समय, जो मैंने थोड़े थोड़े पौधे दिए, तो मुझे उन्नति एप्पल प्रोजेक्ट दिया गया एक कंपनी के द्वारा। उन्होंने बुलाया, बोले आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इंडिया का प्रोडक्शन डबल कर सकते हो क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल, 20 लाख टन पैदा होता है इंडिया में मुश्किल से, और डिमांड 30 लाख टन की है, और इंपोर्ट इतना हो रहा है
4-5 लाख टन इंपोर्ट होता है हर साल एप्पल। तो मैंने कहा जी कर सकता हूँ। बोले अरे करो। तो उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट किया किसानों को। 100 किसानों का मैंने काम शुरू कर दिया। जब 100 किसानों का काम शुरू किया तो पुरोला जैसी जगह में शुरू किया। वहां पर विजेंद्र जी बोले, वो फ्रीडम फाइटर है, तो उन्होंने बोला कि भाई सब्सिडी दे दो, यहाँ सब सब्सिडी मांगेंगे। हालांकि मैं फेवर में नहीं हूँ सब्सिडी के, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो सब्सिडी तो नहीं, जब पहली क्रॉप आएगी ना ये मुझे दे देना। तो बोले अच्छा पहली क्रॉप तो क्यों, मैं 1-1 लाख रुपए हर किसान से फार्मर शेयर मांगता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब 1 साल, पहला साल जैसे गुजरा, आप हैरान होंगे, 1,19,000 का सेब पैदा हो गया। उन्होंने मेरे 1 लाख रुपए दे के हाथ जोड़ दिए, क्योंकि मुझसे उन्होंने 5 साल का कमिटमेंट कर दिया था। मैंने कहा लोगों, यहाँ से शुरुआत हो गई, 100 किसान पैदा हो गए और 100 किसानों ने बहुत अर्न किया। पूरे हिंदुस्तान में मैसेज चला गया, सोशल मीडिया में इधर उधर फैल गया। यहाँ से एक पूनम का भी मुझे केस याद आता है जो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। पूनम ये पुरोला में ही है एक जगह। तो वहां पे वो लेडी, उसको कैंसर, और मैं जब उसके पास गया मैंने कहा आप लगा लो। बोले मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सड़क के किनारे था, शो भी उसके लिए अच्छा था। तो मुझे लगा ये खेत में गाड़ी चलाते रुक गया। मैंने कहा इसके यहाँ गया। तो पूनम ने कहा अच्छा ठीक है मैं करूंगी। तो उसने शुरू किया और 1 साल के बाद आप हैरान होंगे, जो 2-4 हजार का टमाटर बेचती थी पूनम, उसने 1 साल में 2.5 लाख रुपए खड़ा बाग बेच दिया, 5 नाली से। आप अंदाजा लगा सकते हो पोटेंशियल, अनलिमिटेड। अभी तो मैं सिर्फ सेब की बात कर रहा हूं, मैं तो सारे अदर फ्रूट्स की बात ही नहीं कर रहा आपसे। लेकिन मैं कहता हूं प्रोडक्ट में कितनी पावर होती है जो रिवर्स माइग्रेशन करती है। इसी दौरान एक सेमिनार हुआ था, मुझे याद है, दिल्ली में। मुझे इनवाइट किया गया डॉक्टर तेज प्रताप जी द्वारा, जो वाइस चांसलर भी रहे पंतनगर में, हिमाचल के थे। तो जैसे ही ऑडिटोरियम में था तो वहां पर सब लोगों ने प्रेजेंटेशन दिखाए, क्योंकि इतना माहौल बन चुका था सेब का इस क्लोनल हाई डेंसिटी प्रोपोगेशन में। इतना माहौल बन चुका था कि सेमिनार आयोजित कर दिया फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने। और उसमें सब स्पीकर बोले, मेरा लास्ट में नंबर था, सबको स्टैंडिंग ओवेशन मिले। और खड़े होकर जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने ताली बजा के स्वागत किया और कहा कि मैं आज, मेरा जीवन सफल है, आप सब लोगों ने पौधे मेरे से ही लिए। तो उन सबको प्लांट्स हमने दिए थे और सब सक्सेसफुल हुए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन उसमें एक घटना भी घट गई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। घटना ये घटी, उसमें एक फिल्म दिखाई छोटी सी, और उस फिल्म में दिखाया कि उत्तराखंड से किस तरह से लोग पलायन कर गए। मतलब सैकड़ों विलेज खाली हो गए, घोस्ट विलेजेस, ऐसे विलेजेस जहाँ महिलाएं रह गई, पुरुष चले गए। तो जब साइलेंस था, बिल्कुल अंधेरा था, जैसे ही लाइट ऑन हुई ऐसे ही आधे से ज़्यादा लोग रो रहे थे, आंसू थे सबके, मेरे भी थे। तो किसी ने खड़ा होकर बोल दिया, सुधीर जी आप इतनी बात कर रहे हो, आप ये आपके इलाके में ये घोस्ट विलेजेस और आप ये कुछ नहीं करोगे। तो मैंने संकल्प ले लिया था उसी समय। मैंने कहा मैं समाज के लिए जितना मेरे समर्थ में होगा मैं काम करूँगा आज से। ऐसे ऐसे मैं इंटीरियर में विलेजेस किया। उसके बाद गया और मैंने 2000 बगीचे से ज़्यादा लगा भी दिए। ये बहुत बड़ा मोमेंट हमारे लिए एप्पल में था। और आज एप्पल में आप देख सकते हो हजारों एप्लीकेशन पड़ी हैं उद्यान विभाग में, हम लगाना चाहते हैं। 90% किसान ऐसे होंगे जो अवेयर हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके। इतना काम आगे बढ़ गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें छोटी सी बताना चाहता हूँ। देखिए 2-3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो हमारा उत्तराखंड है ये ब्लेस्ड है। इवन भारत, सारी ऋतुएं हैं यहाँ पर। कोई प्रोडक्ट का नाम लीजिए, किसी ना किसी पॉकेट में बहुत बढ़िया होता है। और पहाड़ में तो आप यहीं से चले जाओ, अगर मसूरी ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन पे जाओगे आप, तो यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव में पहुँच जाओगे। आई मीन ऑल क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ जर्नी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। साउथ फेसिंग हिल, नॉर्थ फेसिंग पॉकेट्स, जहाँ पे सन नहीं आता ऐसी जगह भी है, और जहाँ पीक पे, जहाँ सन आवर्स जो है 14-15 घंटे भी होते हैं। तो इतनी बढ़िया क्लाइमेट जहाँ कोई ना कोई क्रॉप हर समय हो सकती है, बस ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना। इसीलिए हमने ये जो इंडोडच प्रोजेक्ट कराया, इसका नाम दिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उस समय नरेंद्र तिवारी जी थे, उन्होंने 10 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कैबिनेट में डाले, लेकिन वो सरकार चली गई और उसके बाद वो हो नहीं पाए। लेकिन देश भर में आज 100 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस लग गए, जो कि सब इसी तरह प्रोडक्ट बेस्ड थे। क्योंकि मुझे जब नीति आयोग में बुलाया गया तो मेरे से पूछा आपका क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा इंडियन एग्रीकल्चर के लिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि हमें फ्रूट के पॉकेट्स डेवलप करने पड़ेंगे, ना कि बेल्ट।
जिस पर्टिकुलर पॉकेट में होता है, पूरे पूरे गांव को आप बदल दो। आप नाशपाती का गांव बना दो, आप सेब का गांव बना दो, आप खरोट का गांव बना दो, चेरी का बना दो, और फैसिलिटेशन भी दो। तो मुझे अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन के बाद उसको टीवी में रिपीट किया और वो पॉलिसी में भी आ गया। इसको क्लस्टर प्रोग्रामिंग, आज आप सब अवेयर होंगे, हॉर्टिकल्चर में क्लस्टर प्रोग्रामिंग इंडिया में चालू हुई है। तो ये कुछ चीज़ें जो नीति से निर्धारित होती हैं, कुछ चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब आने वाले समय के को इस झंडे को उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे, हमारा प्रदेश बढ़े। इसके लिए देखिए, दुनिया का सबसे बेहतर प्लांटिंग मटेरियल हमें चाहिए, दुनिया की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, और सबसे ऊपर है टेक्नोलॉजी डिसएमिनेशन, यानी हम तकनीक को अपने युवाओं को, अपने किसानों को कितनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अगर हमें आता है तो समझा सकते हैं, दूर बैठ के फ़ोन पे भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं आता तो घंटों लेक्चर दे दो, आपसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। इसलिए ठीक से समझ के हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। ये अगर 5 चीज़ें हमारे हो जाएं, फिर उसके ऊपर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, और फिर उसके ऊपर हमारी पॉलिसी, अगर ये सब हो जाए तो मैं समझता हूँ ये स्वर्ग होगा। धन्यवाद।